नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इस दोहे को आधुनिक राम भक्तों ने एक नई ऊंचाई पर ले जाने का काम किया है। खबरों के अनुसार राम मंदिर के निर्माण में 16.5 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और यह घोटाला महज 5 मिनट में हुआ है, यानी कि प्रति सेकेंड लगभग 5.5 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम लोग बातचीत करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक गरीब को घर बनाने के लिए 1.25 लाख रुपए मिलते हैं, यानी कि सरकार ये मानती है कि 1.25 लाख रुपए में एक गरीब का घर बन जाता है। तो इस हिसाब से 16.5 करोड़ रुपए में कितने गरीबों का घर बनेगा? 1500। यानी कि इस घोटाले में करीब 1500 गरीबों के घर बनने की जो रकम होती है वो चपत कर दी गई है। अब आप सोचेंगे कि मैं धर्म कर्म के बात में ये गरीबों की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस देश के लोग मंदिर पे तो चंदा दे देते हैं, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और किसी गरीब को घर बनवाने के लिए, या कोई गरीब बीमार पड़ जाए या अपना पड़ोसी बीमार पड़ जाए, उसके लिए पूरे मोहल्ले में कभी चंदा नहीं लगता। और ये जो चंदा आस्था के नाम पे वसूला जाता है, इसमें कितना बड़ा घोटाला हो जाता है। अभी जो ताज़ा खबर है वो ये है कि इस घोटाले में एक बहुत बड़ा नाम सामने आया है, जो कि आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी का करीबी बताया जा रहा है। उस नाम का खुलासा करने से पहले आपको इस पूरे क्रोनोलॉजी को समझना होगा। इस क्रोनोलॉजी को समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 1 साल पीछे। सुप्रीम कोर्ट से राम मंदिर के पक्ष में फैसला आ जाने के बाद 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में ये ऐलान कर दिया कि राम मंदिर के लिए एक ट्रस्ट बनेगा और उस ट्रस्ट का नाम होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। इस ट्रस्ट में कुल 15 मेंबर होंगे, जिसमें से 12 मेंबर सरकार चुनेगी और बाकी के 3 अलग तरीकों से चयनित किए जाएंगे। ये जो 12 मेंबर हैं, इन मेंबरों के नाम भी शाम तक सरकार ने जारी कर दिए। इन्हीं में से एक मेंबर थे डॉक्टर अनिल मिश्रा। अब इस नाम को आप ध्यान रखिएगा और पकड़ के बैठे रहिएगा, क्योंकि आगे की सारी कड़ी इसी नाम से जुड़ती हुई चली जाएगी। फिर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत समेत योगी आदित्यनाथ भी वहाँ मौजूद थे। अयोध्या की भूमि पूजन करते हैं और मंदिर निर्माण का काम शुरू होता है। लेकिन 18 मार्च 2021 आते आते खेल पलट जाता है। 18 मार्च को एक बहुत ही दिलचस्प घटना होती है। 18 मार्च को यह ट्रस्ट एक व्यक्ति से जमीन खरीदता है और उस जमीन की कीमत होती है 18.5 करोड़ रुपए। और इस खरीद में जो गवाह बनते हैं वो बनते हैं डॉक्टर अनिल मिश्रा, नंबर 2 के गवाह बनते हैं। जिस व्यक्ति से यह जमीन खरीदी गई उसका नाम रवि मोहन तिवारी है। रवि मोहन तिवारी ने यह जमीन ठीक 5 मिनट पहले कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 2 करोड़ में खरीदी। जब यह खरीद हो रही थी, जब रवि मोहन तिवारी कुसुम पाठक और हरीश पाठक से यह जमीन 2 करोड़ में खरीद रहा था, तो उस समय गवाह बने थे डॉक्टर अनिल मिश्रा। किसी भी जमीन की जब बैनामा होता है तो उसके लिए गवाहों की जरूरत होती है और उन गवाहों का एक क्रम होता है, गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2। तो गवाह नंबर 1 जो थे वो डॉक्टर अनिल मिश्रा थे, जो कि ट्रस्ट के मेंबर हैं। फिर जब यही जमीन ट्रस्ट रवि मोहन तिवारी से खरीदती है तो यही डॉक्टर अनिल मिश्रा उसके गवाह बनते हैं और नंबर 2 के गवाह बनते हैं। यानी कि डॉक्टर अनिल मिश्रा को पता था कि ये जो घोटाला हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, क्योंकि जब जमीन 2 करोड़ में खरीदी गई तब भी वही गवाह थे, और जब वही जमीन ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में बेची गई तब भी वही गवाह थे। इसके साथ एक बात और दिलचस्प है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा चूंकि ट्रस्ट के मेंबर हैं, इसलिए उनके पास साइनिंग अथॉरिटी थी। साइनिंग अथॉरिटी क्या होती है? साइनिंग अथॉरिटी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के साइन के बिना फंड पास नहीं हो सकता। यानी कि रवि मोहन तिवारी को जो 18.5 करोड़ रुपए मिले, उस पे डॉक्टर अनिल मिश्रा का भी साइन था। ये सारी बातें इस बात का संकेत देती हैं
कि डॉक्टर अनिल मिश्रा इस घोटाले में पूरी तरह से शामिल थे और ये जो सब कुछ हो रहा था वो उनकी देख रेख में हो रहा था। अब डॉक्टर अनिल मिश्रा का थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड जान लेते हैं। डॉक्टर अनिल मिश्रा दरअसल आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और प्रांतीय प्रचारक भी रह चुके हैं। ये होम्योपैथिक का एक दवाखाना चलाते हैं अयोध्या में और इनका जो नाम है वो संघ के कहने पर मोदी सरकार ने इस ट्रस्ट में डाला था। जब इस ट्रस्ट में इनका नाम आया था तो स्थानीय अखबारों ने इनके तारीफ के कसीदे पढ़ लिए थे। अगर उस समय के आप अखबार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये दरअसल कोई आम इंसान नहीं, कोई महापुरुष हैं। लेकिन इस महापुरुष की पोल देखिए कि 6 महीने में ही किस तरह से खुल गई और ये महापुरुष कितना बड़ा घोटालेबाज निकला। खुद को स्वयंसेवक में जो शब्द है सेवक, वो सेवा भाव को दर्शाता है, लेकिन ये सेवक तो मेवा खा रहा है, राम भक्तों के चंदे के पैसे को लूट रहा है और इस तरह से इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बाद भी अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ट्रस्ट के जो महामंत्री हैं चंपत राय, उनसे जब इस घटना को लेकर सवाल पूछा गया तो वो भाग खड़े हुए। अभी सरकार को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या जवाब दे। सपा और आम आदमी पार्टी लगातार हमले करती जा रही है। अखिलेश यादव भी आज तक को इंटरव्यू दे रहे हैं और इस घटना में शामिल, इस महाघोटाले में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, कांग्रेस भी सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन सरकार इस पे फैसला लेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। इससे पहले सन 1990 में जब राम जन्मभूमि का आंदोलन तेज हुआ था, उस समय भी इस देश के लोगों से राम मंदिर बनाने के लिए चंदा वसूला गया था। उस समय विश्व हिंदू परिषद इस चंदे को रख रहा था, लेकिन उस चंदे का क्या हुआ आज तक कुछ अता पता नहीं चला। कहा जाता है कि वह अमाउंट भी काफ़ी बड़ा था और लगभग 1000 से 1500 करोड़ रुपए के बीच था। इतनी बड़ी चपत पहले ही हो चुकी है, तो अब जो चपत हो रही है यह तो छोटा अमाउंट लग ही रहा है, लेकिन इस तरह के ना जाने कितने घोटाले हुए होंगे जिसका हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ना मीडिया का एक्सेस है, ना कोई आम व्यक्ति जा सकता है, ना उनसे बातचीत कर सकता है और पारदर्शिता का भी बहुत ज़्यादा अभाव है। यानी कि ट्रस्ट जो भी काम कर रहा है उसको लेकर वेबसाइट को जब हमने खंगाला तो वहाँ पर कुछ खास हमें नहीं मिला, यानी कि ट्रांसपेरेंसी की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अंदर खाने में क्या चल रहा है यह बात सामने आना मुश्किल है। सपा के नेता और पूर्व मंत्री पवन पांडे ने बहुत ही शानदार काम किया है, इस घोटाले को उजागर किया। फिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही और अब कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूद गई है। दिलचस्प बात यह है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी भाजपा के किसी मंत्री की तरफ से कोई बयान नहीं आया। किसी भी मंत्री की हिंदू भावना आहत नहीं हुई कि हमारे देश के हिंदुओं के मेहनत की कमाई के चंदे को इस तरह क्यों लूटा जा रहा है। बाल काटना नाई का धर्म नहीं, धंधा है। खेत जोतना किसान का धर्म नहीं, धंधा है। उसी तरह से पूजा कराना ब्राह्मण का धर्म नहीं, धंधा है। तो ये जो मंदिर है, अगर पेरियार की माने तो मंदिर भी एक तरह का धंधा है। और धर्म के नाम पे जो लूट हुई है इसकी जांच कोई नहीं करेगा, क्योंकि सत्ता में जो लोग हैं वो लोग इस धर्म के धंधे में संलिप्त हैं। एक फिल्म से इस देश के हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, लेकिन घोटाले से इस देश के हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होती। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होने का पैमाना क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सो कॉल्ड हिंदुओं के धार्मिक भावनाएं आहत होने का पैमाना वही है जो बीजेपी का आईटी सेल तय करता है। यानी कि इस देश के हिंदू स्वयं के विवेक से सोचने के बजाय आईटी सेल द्वारा मैन्युफैक्चर्ड बातों पर सोचते हैं और कोई भी डिसीजन बुद्धि से ना लेने की वजह से वो फैसला लेते हैं जो मेजॉरिटी लेती है। यह इस देश के सो कॉल्ड हिंदुओं की विवेकहीनता की निशानी भी हो सकती है। लेकिन ये सब बातें अगर मैं बोल रहा हूँ तो उनको बहुत कड़वी लग जाएगी और मुझ पे ही वो लोग तमाम तरह की बातें थोप देंगे और मुझे हो सकता है गालियाँ भी दें, लेकिन खुद नहीं सोचेंगे
कि धर्म के नाम पर उनको कितना ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और राम मंदिर निर्माण के लिए इतना बड़ा घोटाला हो जाने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जो खुद को राम भक्त कहते हैं, वो इन आरोपियों की गिरफ्तारी करने के बजाय इन आरोपियों को बचा रहे हैं। तो फिर खेल क्या है? इस खेल को समझने के लिए बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ये बस सिंपल सी बातें हैं। आपको खुद से सोचना है और जानना है कि आपके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूखमरी और गरीबी के मुद्दों से ध्यान भटका के ये मंदिर के मुद्दे पर राजनीति जो हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा घाटा किसका है? जो सत्ता में है वो तो मलाई खा रहा है, जो सत्ता में नहीं है वो 5 किलो राशन पे जी रहा है। इन सब बातों पे आप सोचिएगा ज़रूर। तब तक के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक और इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपको हमारी बात कैसे लगी इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।